तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कैसे हुआ? आइए समझते हैं कि इस झगड़े के बीज कहां बोए गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था। ये 1939 से 1945 तक चला। दुनिया भर के बहुत सारे देश इसमें शामिल थे। इसमें 2 मुख्य सैनिक गुट थे जो एक दूसरे के खिलाफ थे। इन्हें एक्सिस पावर्स और एलाइज के नाम से जाना जाता था। ये लड़ाई इंसानियत के इतिहास में सबसे जानलेवा लड़ाई थी। इससे इतनी तबाही हुई और इतनी जानें गईं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दुनिया इसकी घटनाओं से पूरी तरह बदल गई थी। हम आज भी इसके असर को समझने के लिए इसके बारे में पाराते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 होने के पीछे कई बड़े कारण थे। वर्ल्ड वॉर 8 के बाद साइन हुई ट्रीटी ऑफ वर्साई एक बड़ा कारण थी। इस ट्रीटी ने जर्मनी पर बहुत कड़ी शर्तें लगा दी थी। जर्मनी को अपनी जमीन गंवानी पड़ी और बहुत सारा पैसा भी देना पड़ा। बहुत से जर्मन्स को लगा कि ये नाइंसाफी है और बेइज्जती वाली बात है। इससे देश के अंदर लोगों में बहुत गुस्सा और नाराजगी भर गई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे 1930 का ग्रेट डिप्रेशन भी एक वजह थी। बहुत से देशों में पैसे की बहुत तंगी थी और हाई अनएम्प्लॉयमेंट थी। इस मुश्किल दौर में कुछ ताकतवर डिक्टेटर्स सत्ता में आ गए। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का लीडर बन गया। बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में कब्जा कर लिया। जापान में मिलिट्री लीडर्स का दबदबा बाराच गया। इन लीडर्स ने अपने देशों को फिर से महान बनाने का वादा किया। उन्होंने बड़ी बड़ी फौजें बनाई और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज अपनाई। उनका मकसद अपने इलाके और अपना असर बढ़ाना था। उनकी इन चाहतों से दूसरे देशों में बहुत टेंशन और डर फैल गया। इन हरकतों से लड़ाई होने का खतरा और बाराच गया। वो फौरी घटना जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को भड़काया वो थी जर्मनी का पोलैंड पर हमला। ये हुआ सितंबर 1, 1939 को। जर्मनी ने एक नई टैक्टिक इस्तेमाल की जिसे ब्लिट्जक्रीग या लाइटनिंग वॉर कहते हैं। इस हमले के जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही यूरोप में जंग ऑफिशियली शुरू हो गई। ये लड़ाई सिर्फ इन देशों तक ही सीमित नहीं रही। ये तेजी से फैली और दुनिया भर के और भी देश इसमें खींचते चले गए। दुनिया एक बार फिर एक बड़ी जंग की चपेट में आ गई थी। ग्लोबल बैटल ग्राउंड्स की इवेंट्स एंड टर्निंग पॉइंट्स। जंग के शुरुआती दौर में जर्मनी को फटाफट कई जीतें मिली। उनकी ब्लिट्जक्रीग टैक्टिक्स बहुत असरदार थीं। जर्मन फौजों ने तेजी से पोलैंड पर कब्जा कर लिया। फिर वो पश्चिम की तरफ बढ़े और डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड्स जैसे देशों पर हमला किया। फ्रांस, जो एलाइज की एक बड़ी ताकत थी, जून 1940 में जर्मनी के हाथों हार गया। कुछ समय के लिए ग्रेट ब्रिटेन नाजी जर्मनी के खिलाफ लगभग अकेला खड़ा था। बैटल ऑफ ब्रिटेन एक बहुत जरूरी हवाई कैंपेन थी। रॉयल एयर फोर्स ने जर्मन हवाई हमलों से अपने आइलैंड नेशन को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई की। 1941 में जंग का दायरा काफी बाँच गया। जून में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अचानक हमला बोल दिया। इसका कोड नेम था ऑपरेशन बारबारोसा। इस फैसले से एक बहुत बड़ा और भयानक ईस्टर्न फ्रंट खुल गया। ये इतिहास की सबसे बड़ी फौजी टक्करों में से एक बन गई। उसी साल बाद में दिसंबर 7, 1941 को जापान ने यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल बेस पर्ल हार्बर, हवाई में पर हमला किया। इस सरप्राइज अटैक ने यूनाइटेड स्टेट्स को ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में खींच लिया। ये कॉन्फ्लिक्ट सच में एक ग्लोबल वॉर बन गई। कई खास लड़ाइयों को जंग में बड़े टर्निंग पॉइंट्स माना जाता है। ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ी गई बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड ऐसी ही एक घटना थी। सोवियत फौजों ने एक बड़ी जर्मन आर्मी को घेर कर हरा दिया। ये जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ी हार थी और पूरब में उनकी वापसी की शुरुआत थी। पैसिफिक थिएटर में जून 1942 की बैटल ऑफ मिडवे बहुत क्रूशियल थी। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने जापानीज नेवी को बुरी तरह हराया। इस जीत ने पैसिफिक में नेवल पावर का पलड़ा बदल दिया। जंग के आखिरी सालों में एलाइज का पलड़ा भारी होने लगा। जून 6, 1944 को, जिसे डी-डे के नाम से जाना जाता है, एलाइड फोर्सेज ने फ्रांस के नॉर्मैंडी में लैंड किया। इससे वेस्टर्न यूरोप में एक बड़ा नया फ्रंट खुल गया। एलाइड आर्मीज पश्चिम से आगे बढ़ीं, जबकि सोवियत फोर्सेज पूरब से दबाव बना रही थीं। जर्मनी इन बढ़ती हुई फौजों के बीच फंस गया। मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और यूरोप में जंग खत्म हो गई। लेकिन जापान के खिलाफ जंग एशिया और पैसिफिक में जारी रही। ये आखिरकार तब खत्म हुई जब अगस्त 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराए। जापान ने उसके तुरंत बाद सरेंडर कर दिया।
इंडियाज वॉर इम्पैक्ट एंड इन्वॉल्वमेंट। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडिया अभी भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। जब ब्रिटेन ने 1939 में जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो इंडिया अपने आप इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गया। ये फैसला ब्रिटिश वाइसरॉय ने इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स से कंसल्ट किए बिना लिया था। बहुत से इंडियन लीडर्स और आम लोगों को लगा कि ये अन्याय है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी, ने इस यूनिलैटरल फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि इंडिया को डेमोक्रेसी के लिए ऐसी जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जब उसे खुद आजादी नहीं मिली हुई है। इससे काफी पॉलिटिकल टेंशन पैदा हो गई। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद इंडियन आर्मी ने एलाइड वॉर एफर्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। 2.5 मिलियन से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ने वॉलंटियर किया लड़ने के लिए। उन्होंने दुनिया भर में जंग के अलग अलग थिएटर्स में सेवा दी। इंडियन सैनिकों ने नॉर्थ अफ्रीका में जर्मन और इटालियन फोर्सेस के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की। उन्होंने मिडिल ईस्ट और इटली के कैंपेन्स में हिस्सा लिया। उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में भी, खासकर जापान के खिलाफ बर्मा कैंपेन में, एक वाइटल रोल निभाया। उनके साहस और बलिदान को दुनिया भर में सराहा गया। बहुत से इंडियन सैनिक शहीद हुए या घायल हुए। जंग का इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ा। ब्रिटेन ने इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज जंग को सपोर्ट करने में लगा दिए। इंडस्ट्रीज को वॉर प्रोडक्शन में लगा दिया गया। इससे इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा। जरूरी चीजों की कमी हो गई, खाने की भी। इससे हाई इन्फ्लेशन और लोगों को बहुत तकलीफ हुई। 1943 का बंगाल फैमिन एक भयानक ट्रेजेडी थी। लाखों लोग भूखमरी और उससे जुड़ी बीमारियों से मर गए। जंग का इकोनॉमिक बोझ इंडियन पॉपुलेशन ने बहुत शिद्दत से महसूस किया। पॉलिटिकली, वर्ल्ड वॉर 2 का इंडिया की आजादी की लड़ाई पर बहुत गहरा असर हुआ। जंग ने ब्रिटिश एम्पायर को इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली दोनों तरह से कमजोर कर दिया था। इस दौरान इंडिया की इंडिपेंडेंस की डिमांड और भी मजबूत हो गई। 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। इस मूवमेंट में ब्रिटिश रूल को फौरन खत्म करने की मांग की गई। हालांकि अंग्रेजों ने इस मूवमेंट को दबा दिया, लेकिन इससे आजादी के लिए बरता हुआ हौसला साफ दिखा। जंग ने आखिरकार इंडिया की इंडिपेंडेंस की तरफ रफ्तार बढ़ा दी। इंडिया को आखिरकार अगस्त 1947 में आजादी मिली, जंग खत्म होने के ठीक 2 साल बाद। Echoes of War, Legacy and Lessons for Today। वर्ल्ड वॉर 2 में इंसानी जानों का इतना नुकसान हुआ जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक अनुमान है कि 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए। इस गिनती में सैनिक और बहुत बड़ी संख्या में सिविलियंस शामिल हैं। यूरोप और एशिया के शहर बॉम्बिंग रेड्स से मलबे में बदल गए थे। पूरे के पूरे समुदाय तबाह हो गए, परिवार बिछड़ गए और अनगिनत लोगों ने बेहिसाब दुख और नुकसान झेला। होलोकॉस्ट, जिसमें नाजीज और उनके साथियों ने 60 लाख यहूदियों का सिस्टमैटिक जेनोसाइड किया, इतिहास के सबसे भयानक जुल्मों में से एक है। इस मारकाट के पैमाने ने दुनिया की आत्मा को झकझोर दिया। जंग के खात्मे ने ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप में बड़े बदलाव लाए। यूनाइटेड नेशंस या यूएन 1945 में बना। इसका मुख्य मकसद भविष्य में वर्ल्ड वॉर्स को रोकना और इंटरनेशनल पीस और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना था। जंग की वजह से 2 डोमिनेंट सुपर पावर्स भी उभरी, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज की वजह से जल्द ही एक जियोपॉलिटिकल टेंशन का दौर शुरू हुआ जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं। बहुत से कॉलोनियल एम्पायर्स बिखरने लगे और नए नेशंस को इंडिपेंडेंस मिली। दुनिया का नक्शा कई जगहों पर फिर से बन गया। हमारे लिए वर्ल्ड वॉर 2 को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इसे इसलिए पढ़ाते हैं ताकि अतीत की भयानक गलतियों से सबक सीख सकें। हम एग्रेसिव नेशनलिज्म, रेसिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खतरों के बारे में सीखते हैं। हम आम लोगों के गजब के साहस और रेसिलियंस के बारे में भी सीखते हैं। हम उन लाखों लोगों के बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने आजादी और डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी याद का सम्मान करने का मतलब है ये पक्का करना कि ऐसा डेवस्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट दोबारा कभी न हो। इस जंग से मिलने वाले सबक बहुत सारे हैं और बहुत जरूरी हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के सबक आज की दुनिया में भी बहुत मायने रखते हैं। हम आज भी अलग अलग रीजंस में कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स देखते रहते हैं। ये बहुत क्रूशियल है कि हम डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और झगड़ों के पीसफुल रेसोल्यूशन को बढ़ावा दें। इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ह्यूमन राइट्स का सम्मान ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल है। हमें नफरत और बंटवारे को बढ़ावा देने वाली आइडियोलॉजी से विजिलेंट रहना होगा। अतीत को याद रखकर हम आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए एक ज्यादा पीसफुल और जस्ट फ्यूचर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मकसद ये है कि इतनी बड़ी सफरिंग दोबारा कभी ना हो।